वेलकम बैक टू चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। सबसे बेहतरीन चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑडिट रिपोर्ट एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे ऑडिट के करिकुलम में सबसे ज्यादा रेलेवेंट माना जाता है, क्योंकि ये इंटर में भी है और फाइनल के लेवल पे भी है। और एक्चुअली ऑडिट आप क्या करते हो और ऑडिट क्यों करते हो, वो इसी चैप्टर के कारण करते हो, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बताते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनानी है। ठीक है, तो आइए जल्दी चालू करते हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज of CA Sarthi CA Inter Audit Chakra lectures. Before starting, just as a disclaimer, this is a caution bank series. ये फास्ट रहेगा, ये रिवीजन पर्पस के लिए रहेगा, डिटेल लेक्चर ये नहीं है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छे लगे और डिटेल लेक्चर बाय करने हैं, जल्दी से यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, mention some examples of circumstances where auditor may consider it necessary to include an emphasis of matter paragraph। ये है 2024 के आरटीपी का क्वेश्चन, मतलब जब से न्यू कोर्स आया है उसकी पहली आरटीपी थी 2024 मई। ठीक है, उसके ये आरटीपी का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, कोई केस स्टडी नहीं है कि कौन से ऐसे सिनेरियोज रहेंगे जहां पे आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालोगे। ठीक है, एज पर एसए 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या फिर अदर मैटर पैराग्राफ इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऐसे का नाम हो गया। एग्जांपल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस वेयर ऑडिटर मे कंसीडर इट नेसेसरी टू इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आर। पहला, एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द फ्यूचर आउटकम ऑफ एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। कंपनी के अगेंस्ट एक रेगुलेटरी एक्शन चालू है या एक बहुत बड़ा लिटिगेशन मतलब कोर्ट केस चालू है, उसका फ्यूचर आउटकम क्या होगा, उसको लेके आप एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जरूर अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालोगे, ताकि यूजर्स का अटेंशन उस पैराग्राफ पे आप खींच सको। क्योंकि अगर वो फ्यूचर आउटकम ऐसा हुआ कि वो कंपनी के अगेंस्ट हुआ, इट इज हाईली पॉसिबल कि कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हेंस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जिसको ऑडिटर को यूजर का अटेंशन गेन करना है। इसके लिए पहला सिंपल है, फ्यूचर आउटकम ऑफ एन एक्सेप्शनल लिटिगेशन। ठीक है, इसको लेके अगर अनसर्टेनिटी है तो आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल ये है, अ सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट दैट ऑकर्स बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेट मतलब 31 मार्च और ऑडिट रिपोर्ट का डेट मतलब कुछ भी हो सकता है, 31 मई, 5 जून, 10 जून, 30 अप्रैल। 31 मार्च का कुछ भी डेट हो सकता है, उसके बाद का कोई भी डेट हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट का डेट। इनके बीच में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होता है जो बहुत मटेरियल है, तो उसको भी आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हो। एक सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट जो ऑकर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बीच में एंड ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में। अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को जल्दी अप्लाई किया, मतलब अर्ली अप्लाई किया। सरकार ने बोला है कि आप उसको 2 साल बाद से अप्लाई कर सकते हो और आपका चॉइस है, आप उसको अभी भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एंटिटी ने चॉइस किया कि नहीं, हम उसको अभी के अभी अप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं अर्ली एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर ऐसा किया है तो आप उसको भी एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हो। तो अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उसको आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हो। अ मेजर कैटास्ट्रोफ दैट हैज हैड और कंटिन्यूज टू हैव a significant effect on the entity's financial position। एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफ हुआ है, जैसे कि भूकंप आया है, सुनामी आया है, जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट है एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन पे, तो इस कैटास्ट्रोफ का भी आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस है जहां पे ईयूएम में आपको मेंशनिंग करनी पड़ती है। एग्जाम में अगर आया कि बताइए कुछ एग्जांपल सर्कमस्टेंसेस की जहां पे ईयूएम में मेंशनिंग होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर दिया, कैटास्ट्रोफ एक बड़ा कैटास्ट्रोफ जिसका जिसका बड़ा इम्पैक्ट है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे, एक सब्सिक्वेंट इवेंट जो बैलेंस शीट डेट या ऑडिटर रिपोर्ट डेट के बीच में होता है और वो बहुत सिग्निफिकेंट है और वो अफेक्ट कर रहा है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। उसके अलावा एक अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन जो कंपनी के ऊपर चालू है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बड़ा केस स्टडी है। CAS while conducting an audit of an entity is facing the following issues। ठीक है, वो ऑडिट कर रहा है और उसको नीचे दिए गए इश्यूज हो रहे हैं। पहला, he has not been provided with necessary support for attending inventory count process of the entity as at year end। एंटिटी की तरफ से उसको जरूरत का सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है, कि वो इन्वेंट्री काउंट कर सके। सेकंड दिक्कत क्या हुई उसको, अकाउंट मैनेजर जो है, he is not providing him
present address of customers as well as suppliers for sending external confirmations. Account manager external confirmation send करने के लिए उसकी मदद नहीं कर रहा है. He was not able to verify revenues of entity due to lack of complete details. उसके पास में complete details management नहीं दी, इसके कारण वो revenue को properly assess नहीं कर पा रहा है. He has been asking for bills on a sample basis for the purpose of verifying expenses, जो उसको मैनेजमेंट का स्टाफ नहीं दे रहा है और कुछ भी फालतू से एक्सक्यूज बना रहा है. ये 4 दिक्कतें उसको हुई है. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पे हम लोग आए ही नहीं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं. सिंपल है, वो ऑडिट पे गया और उसको इन 4 दिक्कतों का सामना करना पड़ा. द मैटर वाज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ हायर मैनेजमेंट. हायर मैनेजमेंट के कान पे ये बात हमने डाल दी थी कि हमको ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसका कोई यूज हुआ नहीं. ऑडिटर सीए has come to the conclusion that the possible effect on the financial statements of undetected misstatement would be material and affecting many aspects of the financial statements. अब क्योंकि उसको एविडेंस मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो हमने बोला है ऐसे 705 में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, जहां पे अगर आपको एविडेंस नहीं मिलते हैं और आपको लगता है कि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मटेरियल, पॉसिबल इफेक्ट मतलब जो इफेक्ट हो सकता था किनका, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहे. क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि मैनेजमेंट आपका सपोर्ट ही नहीं कर रहा है. तो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो हमको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है. अगर वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, डीप इम्पैक्ट नहीं है, तो उसको हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देके छोड़ देंगे. तो अब वो बोलता है कि ऐसे केसेस में अ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. वो बोल रहा है कि क्वालिफाइड ओपिनियन देना बिल्कुल सही नहीं होगा. ऐसा क्वेश्चन में खुद लिख दिया उन्होंने. कितने अच्छे हैं ये लोग, आपके लिए काम इजी कर दिया. मतलब वो बोल रहे हैं मटेरियल भी है और परवेसिव भी है. क्या? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मटेरियल एज वेल एज परवेसिव. तो हम क्या देते हैं, हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं. तो हाउ शुड ऑडिटर बी प्रोसीड इन सच अ सिचुएशन. इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? सिंपल है. इन द गिवन केस ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन. सबसे पहले आपने क्या लिखा कि मेरे को सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले. पहली बात तो आपने यहाँ पे क्लियर कर दी. द मैटर वॉज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. ठीक है. इन सच ए केस ऑडिटर शुड बी प्रोसीड एज अंडर. पहला, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स कि जो पॉसिबल इफेक्ट्स है वो मटेरियल भी रहेंगे और परवेसिव भी रहेंगे, सो दैट अ क्वालिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन वुड बी इनएडिक्वेट टू कम्युनिकेट द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन. सिचुएशन की ग्रेविटी कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन देना एक सही बात नहीं होगी. ठीक है. तो ऑडिटर क्या करेगा? पहला, विड्रॉ कर देगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ. अगर लॉ परमिट करता है तो, है ना, करते हैं, हमने पढ़ा था रेगुलर लेक्चर में, लॉ परमिट करेगा तो विड्रॉ कर देंगे. पहला, नहीं कर सके, ठीक है, इफ विड्रॉल फ्रॉम द ऑडिटर और फ्रॉम द ऑडिट बिफोर इशूइंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज नॉट प्रैक्टिकेबल. ठीक है, या पॉसिबल नहीं है, विड्रॉल पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे? डिस्क्लेमर ओपिनियन करेंगे. तो स्ट्रेट अवे गोली चला देंगे? नहीं, पहले बोलेंगे कि भाई मैं जा. अगर आप जा नहीं पाए, लॉ आपको अलाउ नहीं करता है कि बिना ऑडिट रिपोर्ट देके आप जा ही नहीं पाओगे, तो फिर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे. इफ द ऑडिटर विथड्रॉज फ्रॉम दिस एंगेजमेंट, तो बिफोर विथड्रॉइंग ऑडिटर क्या करना है? कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूजी को एनी मैटर्स रिलेटिंग टू मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव गिवन राइज टू अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन. आपको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है ऐसे जो भी मैटर्स, जो भी आपने जितना भी ऑडिट आप कर पाए, जो भी आपको मैटर्स मिले हैं मिसस्टेटमेंट्स को लेके, जिसके कारण ओपिनियन का मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, वो आपको टीसीडब्ल्यूजी को बताना है. सिंपल है, क्लियर है? ओके. डिस्कस द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एज पर कारो. ठीक है. स्टैट्यूटरी ड्यूज के लिए क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है? ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज को लेके क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स? ये भी मई 2024 आरटीपी का क्वेश्चन है और ये भी मई 2024 आरटीपी का, मतलब मई 2024 के आरटीपी में 3 क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 8 से मिले. अब स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके क्या कारो में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है? पहला, पैरा 3, ठीक है, और whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues. क्या कंपनी रेगुलर है? अनडिस्प्यूटेड मतलब जिसपे आपको कोई डिस्प्यूट नहीं है, आपके हिसाब से भी आपको देना निकलता है, आपकी लायबिलिटी है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है आपकी तरफ से, तो ये इसको बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज. क्या आप रेगुलर हो इनको पे करने में? जैसा जीएसटी के पेमेंट्स, इनकम टैक्स के पेमेंट, क्या आप इनका डिलेड पेमेंट करते हो या प्रॉम्प्ट टू प्रॉम्प्ट टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो? तो whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, provident fund, ECIC, income tax,
सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स और एटसेट्रा, ठीक है। या फिर एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, किसको? एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, जीएसटी डिपार्टमेंट को करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेंगे। एंड इफ नॉट, मतलब आप रेगुलर नहीं हो, ठीक है, पहला आप क्या बोल रहे हो कि क्या कंपनी रेगुलर है क्या, तो ये हो जाएगा यस या फिर नो। अगर नो है कि कंपनी रेगुलर नहीं है तो क्या होगा? द एक्सटेंट ऑफ द अरियर्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड। तो आपको बताना है कि 31 मार्च तक बैलेंस शीट डेट पे 6 महीने या उससे ज्यादा तक कितने ड्यूज है जो अभी तक अनपेड है, वो आपको मेंशन करना। सिंपल है, 31 मार्च तक कितने ऐसे ड्यूज है जो ड्यू हो चुके हैं और 6 महीना बीत चुका है उनके ड्यू डेट। मान लो कोई अगस्त में ड्यू था, ठीक है, और अगले अगले साल के 31 मार्च तक पेमेंट उसका नहीं हुआ, तो मोर देन 6 months वो ड्यू हो गया, करेक्ट है, तो आपको यहाँ मेंशन। तो पहला आपको बोलना है यस और नो कि कंपनी रेगुलर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपको मेंशन करना है कि 6 महीने से ज्यादा ड्यू वाले कितने स्टैट्यूटरी ड्यूज है, वो आप अलग से यहाँ पे मेंशन कर दें। सेकंड क्या है स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके? अब हमने बात कर ली अनडिस्प्यूटेड की। किसकी बात हो गई? अनडिस्प्यूटेड की बात यहाँ हो चुकी है, अब आएगी बात डिस्प्यूटेड की। सो वेयर स्टैट्यूटरी ड्यूज रेफर टू इन सब क्लॉज ए हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड और बिकॉज ऑफ एनी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट के कारण आपने डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या करना है? देन द अमाउंट्स इन्वॉल्व, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, द फोरम वेयर द डिस्प्यूट इज पेंडिंग, कौन से फोरम पे डिस्प्यूट पेंडिंग है, शैल बी मेंशन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, डन। जैसे कि इनकम टैक्स में पेंडिंग है, जीएसटी में पेंडिंग है, या मान लो हमने ऊपर अपील करी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे भी है। तो ये 2 पॉइंट स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके हमने पढ़े थे। अब आते हैं रिलेटेड पार्टी को लेके। रिलेटेड पार्टी को लेके बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वेदर ऑल ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188। कंपनीज एक्ट के 2 सेक्शन है, एक है 177 और एक है 188। ये दोनों सेक्शन में रिलेटेड पार्टी को लेके कंप्लायंस लिखे हैं। सिंपल सर आपको रिपोर्टिंग करना है कि क्या कंपनी ने ये दोनों सेक्शन के जो प्रोविजंस है उनको कंप्लाई किया है क्या इन टर्म्स विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। वेदर ऑल ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 and 188 where applicable and the details have been disclosed in the financial statements as required by applicable accounting standard। आपको भी है एडवांस अकाउंट्स में आपने रिलेटेड पार्टी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें AS 18 में लिखा है कि क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करने हैं। आपको यही देखना है कि वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बराबर कंपनी ने फॉलो किए हैं या नहीं किए, उसकी रिपोर्टिंग आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, the nature of the comparative information that is presented in an entity's financial statements depends on the requirements of AFRF। क्वेश्चन का पहला लाइन क्या बोलता है कि कौन सी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन डालनी है, उसका नेचर क्या होगा, ये काय पे डिपेंडेंट है? AFRF पे डिपेंडेंट है। देयर आर 2 different broad approaches to the auditor's reporting responsibilities in respect of such comparative information। पहला है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने पढ़ा था मम्मी, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है। एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस स्टेटिंग द एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग, also define comparative information and audit procedure regarding comparative। comparative information क्या होता है और audit procedure क्या होता है comparative information को लेके, ये आपको मेंशन करना है। ये गाइड क्वेश्चन है ऐसे 710 का, ठीक है। The nature of the comparative information that is presented in an entity's financial statements depends on the requirements of AFRF। क्वेश्चन का लाइन आंसर में आ गया। There are 2 different broad approaches to the auditor's reporting responsibilities in respect of such comparative information। 2 different broad approaches है comparative information को लेके। पहला है corresponding figure, दूसरा है comparative financial statements। The approach to be adopted is often specified by law but may also be specified in the terms of engagement। ठीक है, कौन सा अप्रोच लेना है ये या तो लॉ में लिखा होगा, नॉर्मली बेटा लॉ में लिखा होता है कि कौन सा अप्रोच लेना है, लेकिन कभी कभी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी लिखा होता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अभी एसेंशियल ऑडिट रिपोर्टिंग डिफरेंसेस क्या है बिटवीन द अप्रोचेस, दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या है। करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो सिर्फ करंट पीरियड के लिए ही होता है। फॉर करस्पॉन्डिंग फिगर्स ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर्स टू द करंट पीरियड ओनली। ये हमने ऑलरेडी रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, राइट, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं छोटा बच्चा, स्मॉल चाइल्ड। इसमें हम सिर्फ करंट पीरियड के लेके देंगे, प्रीवियस ईयर का जो भी फिगर है उस पे हमारा ऑडिट ओपिनियन नहीं है, पहले हम आपको क्लियरली बता दे रहे हैं।
लेकिन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में, काय के केस में, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया था बीपीसीएल का एनुअल रिपोर्ट ओपन करके, राइट, करंट ईयर के फिगर्स, प्रीवियस ईयर के जो कंपेरेटिव फिगर्स होते हैं, राइट, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, उनको बोलते हैं कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस केसेस में ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो रेफर करता है हर एक पीरियड के लिए जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना, 3 साल की बैलेंस शीट भी एक साथ में बनती है, इसके लिए उसने बोला फॉर ईच पीरियड, ठीक है, डन। अब आता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। द अमाउंट्स या फिर डिस्क्लोजर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन या फिर उससे ज्यादा प्रायर पीरियड्स के लिए इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। सिंपल है, जो भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है एज पर एएफआरएफ फॉर प्रायर पीरियड्स उसको बोलते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या है रिगार्डिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। द ऑडिटर shall determine whether the financial statements include the comparative information required by the AFRF, ठीक है। AFRF, अब ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर में क्या देखना है, उसको ये देखना है कि AFRF ने जितनी भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोली है क्या वो सारी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड है या नहीं है, एंड वेदर सच इंफॉर्मेशन इज एप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड, ठीक है। और इस पर्पस के लिए ऑडिटर को क्या इवैल्यूएट करना है, पहला, द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एग्रीज विद द अमाउंट्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड, है ना। प्रायर पीरियड में जो अमाउंट बताया था, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में जो अमाउंट बताया था, क्या वही अमाउंट इस साल के बैलेंस शीट में एज अ करस्पॉन्डिंग फिगर एज अ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बताया है। दैट मींस अगर पीपी का अमाउंट फॉर 2024-25 वाज 100 करोड़, ठीक है, और इस साल का जो बैलेंस शीट है, मतलब 2025-26 करंट ईयर और 2024-25 प्रीवियस ईयर, उधर भी पीपी का जो बैलेंस है दैट शुड कम 100 करोड़। तो इस साल का जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है दैट इज मैचिंग विद प्रायर पीरियड्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड, है ना, क्लियर। द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आर कंसिस्टेंट विद दोज अप्लाइड इन द करंट पीरियड। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज पिछले साल लगाई थी वो इस साल भी कंसिस्टेंट है, और if there have been any changes in the accounting policy, whether those changes have been appropriately accounted for and adequately presented and disclosed। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है तो वो चेंज प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, डिस्क्लोज्ड है, ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो इस आंसर सिंपल सा आंसर था, इसमें पूरा पहले पूछा कि दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग फिगर के लिए आपका ऑडिटर का जो ओपिनियन है दैट रेफर्स टू द करंट पीरियड ओनली, बट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ऑडिटर का ओपिनियन रेफर्स फॉर द ईच पीरियड फॉर व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। उसके अलावा कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन सिंपल था कि अमाउंट और डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आए हैं एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। और ऑडिट प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको चेक करना है कि जो अमाउंट इस साल प्रायर पीरियड का कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दिख रहा है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का दिख रहा है, दैट इज मैचिंग विद द अमाउंट प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। सेकंड, द अकाउंटिंग पॉलिसीज followed in the prior periods is consistent with the accounting policies followed in the current financial statement। क्वेश्चन नंबर 5, किरण एक सीए स्टूडेंट है, किरण कौन है, एक सीए स्टूडेंट है, was reviewing an audit report of the company when she noticed an 18-digit alphanumeric code below the auditor's signature and membership number। She wants to understand the purpose and importance of this randomly generated number as a unique code। बेसिकली वो बात कर रहा है यूडिन की, है ना। तो आपको यूनियन के बारे में लिखना है। देखो आई से ऐसे फालतू से केस बहुत बनाती है, आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में अल्टीमेटली पूछा क्या है। क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास अगर आपने करी होगी तो मैंने मेरे नोट्स में जितना भी आपको पढ़ाया है और बार-बार लर्न कराया है उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम कराए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझे कि एग्जाम में नए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इसमें जो ये मेरी जो क्वेश्चन बैंक है ये किसी भी फैकल्टी के क्वेश्चन बैंक है, इसमें सिर्फ आरटीपी पीवाईक्यू का कंपाइलेशन रहेगा, लेकिन एग्जाम में जो नया क्वेश्चन बनेगा वो तो नोट से बनेगा। इसके लिए मैंने मेरे लेक्चर में बताया है कि नोट्स में से नए नए क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे आईसीआई बनाता है वो मैंने मेरे क्लास में बनवाया है, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है यूडिन की। द 18-digit alphanumeric code noticed by her at the end of the audit report is यूडिन। क्या है, यूडिन है, उसने जो कोड देखा वो यूडिन है। It is a system generated unique number। It was noticed that financial documents attested by third persons misrepresenting themselves as a CA members were misleading the authorities and stakeholders। ऐसा नोटिस किया गया था कि क्या हो रहा था, कोई सीए नहीं भी है तो खुद को सीए बना के साइन कर दे रहा था। अब हर बार अपन जाके थोड़ी चेक करेंगे, मेंबरशिप नंबर सर्च करेंगे कि ये बंदा सीए है या नहीं है, राइट। तो बहुत सारे लोग फेक जो सीए नहीं है वो भी सीए बन के साइन कर रहे थे
और अथॉरिटीज को मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट को, या फिर स्टेक होल्डर्स को मतलब ओनर, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, इन सबको इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था क्योंकि ये लोग मिसलीड हो रहे थे, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि असली सीए कौन है और नकली सीए कौन है। इसके लिए आईसीआई ऑल्सो रिसीव नंबर ऑफ कंप्लेंट, आईसीआई को बहुत सारी कंप्लेंट मिली है कि सीए की सिग्नेचर फोर्ज हो रही है। टू कर्ब दिस माल प्रैक्टिसेस, इन माल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आईसीआई ने इंप्लीमेंट किया कंसेप्ट ऑफ यूडीन, दैट इज यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग फुल टाइम सीओपी, ठीक है, कैन रजिस्टर्ड ऑन यूडीन पोर्टल एंड जनरेट यूडीन बाय रजिस्टरिंग द सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड बाय देम। वो खुद को पहले यूडीन पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे और जब भी उनको सर्टिफिकेट को अटेस्ट करना है तो वो सर्टिफिकेट को वहां पे रजिस्टर करेंगे और अल्टीमेटली एक यूडीन जनरेट होगा। An auditor is required to mention the UDIN with respect to each audit report being signed by him, ठीक है, along with membership number while signing an audit report या फिर सर्टिफिकेट। यहाँ ध्यान रखना है कि यूडीन आपको हर चीज में लगता है, चाहे आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, चाहे आप सर्टिफिकेट साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यूडीन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूडीन आपको जनरेट करना पड़ेगा। इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन केस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोल भी दिया। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर एस 701 का है की ऑडिट मैटर का है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर्स एंड हैविंग फॉर्म्ड एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम्युनिकेट दोज मैटर्स बाय डिस्क्राइबिंग देम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। व्हिच फैक्टर्स आर टेकन इनटू द अकाउंट बाय द ऑडिटर व्हाइल डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स, हाउ की ऑडिट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। दो क्वेश्चन पूछे, एक पूछा है कि की ऑडिट मैटर्स डिटरमाइन करते वक्त कि कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर है और कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर नहीं है, ये डिटरमाइन करते वक्त कौन से फैक्टर्स मेरे को ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑडिट रिपोर्ट में कैसे मैं कीएम को कम्युनिकेट करूंगा। जो ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यू, जितने भी मैटर आपने टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट किए हैं, क्योंकि जो भी मैटर आपने टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट किए होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट मैटर तो आप टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट करते ही नहीं हो। तो जो भी मैटर आपने टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट किए हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है दोज मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग, ऐसे उनमें से ऐसे जो मैटर्स है जहां पे ऑडिटर का बहुत सिग्निफिकेंट अटेंशन लगा, ठीक है, उन मैटर्स को हम बोलेंगे के ऑडिट मैटर्स, ठीक है। तो मान लो आपने 100 मैटर टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट किए, इनमें से 20 मैटर ऐसे हैं जहां पे बहुत सिग्निफिकेंट ऑडिटर का अटेंशन लगा, तो ये 20 मैटर को हम बोलते हैं केएएम, ठीक है। अब ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा? पहला, एरियाज ऑफ हायर असेस्ड आरओएमएम या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एसए 315। सबसे पहला, ऐसी जो एरियाज है, ठीक है, जहां पे आरओएमएम ज्यादा है, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है या रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क वहां पे आइडेंटिफाई हुआ है, तो इन एरियाज में जो मैटर्स रहेंगे उनको हम लोग बोलेंगे की ऑडिट मैटर्स। उसके बाद में ये हो गया नंबर, उसके बाद में सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट रिलेटिंग टू एरियाज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी जो एरियाज है जहां पे सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट लगा है और उन एरियाज पे सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट का जजमेंट भी लगा है, मतलब आप सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट वो एरिया है जहां पे इन दोनों का जजमेंट बहुत भारी भारी लगा है, मतलब कुछ बड़ा मैटर हुआ होगा, राइट। तो सिग्निफिकेंट ऑडिटर जजमेंट्स रिलेटिंग टू एरियाज in the FS that involve significant management judgment also, including accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty, और ऐसे accounting estimates जहां पे बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी थी कि आप ये अमाउंट सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हो लेकिन एक्चुअल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, तो वो भी एक की ऑडिट मैटर माना जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने बोला कि जहां पे आरओएमएम ज्यादा है वो, दूसरा हमने बोला ऐसी एरियाज एफएस के अंदर जहां पे ऑडिटर का सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा है और उन एरियाज में मैनेजमेंट का भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगा है। थर्ड, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन ऑडिट के दौरान हुए हैं, इस साल में हुए हैं, उनका ऑडिट पे क्या इफेक्ट है, ठीक है, वो समझ के भी आप डिटरमाइन करोगे कि वो की ऑडिट मैटर है या नहीं है। द ऑडिटर शैल डिटरमाइन which of the matters determined as stated above were of most significance in the audit of financial statements of the current period and therefore are the key audit matters। तो इन तीन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा मैटर केएएम है। एक जहां जो एरियाज हायर असेस आरओएम की है, एक जहां पे ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, और एक इफेक्ट ऑन द ऑडिट, ऑडिट पे इफेक्ट किसका, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो इस साल हुए हैं। ये तीन चीज आप समझ के बोलोगे कि
कोई मैटर की ऑडिट मैटर है या नहीं। तो ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच केएम यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सब हेडिंग, ठीक है, उसमें हेडिंग आ जाएगा केएम का, और किस तरीके से लैंग्वेज कैसे आनी चाहिए। देखो, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ द करंट पीरियड। आप पहले ये लिखोगे ऑडिट रिपोर्ट में, जब केएम डालोगे आपका फर्स्ट लाइन ये रहेगा कि ऑडिट मैटर वो मैटर है जो ऑडिटर के जजमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट थे और जहां पे अटेंशन जरूरी है यूजर्स का। लेकिन आप दूसरा क्या बोलोगे, एंड करके क्या बोलोगे कि these matters were addressed in the context of audit in the financial statements as a whole and informing the auditor's opinion thereon, and the auditor does not provide a separate opinion on this matters। मैं इन मैटर्स के ऊपर कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको एड्रेस की है इन कंटेक्स्ट विद द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ताकि आपके ध्यान में ये मैटर्स, ये दो चीज आपको लिखनी है व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग की ऑडिट। समझ के क्वेश्चन। तो पहला उसने बोला क्या फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे फॉर डिटरमाइनिंग व्हिच मैटर्स इज अ की ऑडिट मैटर, उसमें हम 3 ध्यान में रखेंगे, और प्रेजेंट करते वक्त हम लिखेंगे कि की ऑडिट मैटर्स वो है जो बहुत सिग्निफिकेंट है और जहां पे यूजर का अटेंशन चाहिए, और मैं इन पे कोई सेपरेट ओपिनियन प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एल इज अ प्रिंसिपल ऑडिटर ऑफ ओपी लिमिटेड। देयर आर सेवरल डिविजन्स ऑफ ओपी लिमिटेड दैट आर ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर्स। ठीक है, एल क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, लेकिन बहुत सारे दूसरे ऑडिटर हैं जो इस कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, state the procedure Mr. L should ordinarily perform to obtain evidence that the work of other auditor is adequate for the principal auditor's purposes in the context of this context। ठीक है, तो आप वो बोल रहा है कि क्योंकि दूसरे ऑडिटर्स ने भी काम परफॉर्म किया है, ठीक है, दूसरे ऑडिटर्स ने भी काम परफॉर्म किया है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो आप बताइए जब आप दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो तो आप क्या ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्या प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, जब आप दूसरे ऑडिटर का काम यूज कर रहे हो तो आपको एविडेंस इकट्ठा करना है कि दूसरे ऑडिटर का जो काम है, एविडेंस इकट्ठा करना है कि दूसरे ऑडिटर का जो काम है वो आपके पर्पस के लिए, ऑडिट के लिए एडिक्वेट है या नहीं है। तो ये एविडेंस इकट्ठा करने के लिए आप क्या प्रोसीजर अप्लाई करोगे। द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन एविडेंस दैट द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इज एडिक्वेट फॉर प्रिंसिपल ऑडिटर्स पर्पसेस। प्रिंसिपल ऑडिटर के पर्पस के लिए वो एडिक्वेट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक असाइनमेंट, when using the work of another auditor, the principal auditor should ordinarily perform the following procedure। ठीक है, उसको नीचे दिए गए प्रोसीजर परफॉर्म करने। पहला, advise the other auditor of the use that is to be made of the other auditor's work and report and make sufficient arrangements for coordination of their efforts at the planning stage of audit। सबसे पहला क्या है, आप उसको एडवाइस करोगे कि भैया तू जो काम कर रहा है ना उसका यूज मैं इस तरीके से करूंगा, ठीक है, ऑडिट के अंदर, तो तू प्रॉपरली काम कर। तो पहले उसको समझाओ कि वो जो काम कर रहा है उसका यूज कैसे होने वाला है। सो द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एक्सप्लेन द अदर ऑडिटर अबाउट द यूज दैट इज टू बी मेक ऑफ द अदर ऑडिटर्स वर्क ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड आपको सफिशिएंट अरेंजमेंट्स रखने हैं, आपको सफिशिएंट मीटिंग्स रखनी है, मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन, ताकि आप कोऑर्डिनेशन कर पाओ आपस में एक दूसरे का। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट, क्योंकि प्लानिंग के टाइम पे आप ये सब डिस्कस करोगे। The principal auditor would inform the other auditor of matters such as requiring special consideration, procedures for the identification of inter-component transactions that may require disclosure, and the timetable for completion of audit। और इनमें आप क्या-क्या बात करोगे अदर ऑडिटर से कि भाई कब तक अपने को ऑडिट कंप्लीट करना है, ऐसे कौन से मैटर्स है जहाँ पे तेरा स्पेशल ध्यान आना चाहिए। ठीक है, मैटर्स इन्वॉल्विंग स्पेशल कंसिडरेशन। तो ये कुछ चीजें आप अदर ऑडिटर को कम्युनिकेट भी करोगे। सिंपल है। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि आप अदर ऑडिटर को एडवाइस करोगे कि उसके काम का यूज कैसे होने वाला है। अरेंजमेंट्स, आप स्पेशल अरेंजमेंट्स यू विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ ऑडिट also you will communicate to the other auditor the some of the special considerations required for certain matters and the time limit for completion of audit। उसके बाद में आप बोलोगे advise the other auditor of significant accounting, auditing, reporting requirements। ठीक है, आप उसको ये भी बता दो कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, एंड ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन एज टू द कंप्लायंस विद, और उससे लास्ट में पूरा ऑडिट हो जाए तो एक रिप्रेजेंटेशन ले लो कि उसने वो सबको कंप्लाई किया है, ताकि आप एक बार एक सेफगार्ड हो जाते हो। कल अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो आप बोल सकते हो देखो उसने मेरे को लिख के रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसने अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है। थर्ड, प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड or a review a written summary of the other auditor's procedure
and findings which may be in the form of completed questionnaire or checklist, the principal auditor may also wish to visit the other auditor. तीसरा वो क्या करेगा कि वो प्रिंसिपल ऑडिटर जो है वो उससे डिस्कस कर सकता है कि तुमने क्या प्रोसीजर लगाए हैं. द प्रिंसिपल ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द प्रोसीजर्स व्हिच वर अप्लाइड बाय द अदर ऑडिटर, और या फिर वो उससे एक रिटर्न समरी ले सकता है कि बताइए आपने क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई किए हैं, मैं अपने आप पढ़ लूंगा. या फिर एक क्वेश्चनर और चेकलिस्ट के फॉर्म में उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि उसने क्या काम किया है. तो बेसिकली जब ये बात आएगी एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन है ये May 24 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था? सिंपल था कि प्रिंसिपल ऑडिटर अगर अदर ऑडिटर का काम यूज कर रहा है तो बताइए वो क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेगा एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि जो काम अदर ऑडिटर ने किया है वो उसके ऑडिट के लिए, उसकी खुद के ऑडिट के लिए बराबर है या नहीं. तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा? पहले उसको बोलेगा कि भाई तेरे काम का क्या यूज होने वाला है. दूसरा उसको बता देगा कि क्या क्या अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है. और तीसरा वो उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उसको लेके वो उससे एक डिस्कशन कर लेगा. तो आप ये जो क्रक्स के पॉइंट्स है वो यहाँ पे लिख सकते हो ताकि आपको इजीली वो याद रहे. यहाँ आप लिखोगे यहाँ लिखोगे यूज ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क, ऐसा लिख दोगे. यहाँ आप लिखोगे रिक्वायरमेंट्स और यहाँ आप लिखोगे प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर ऑडिटर. इस तरीके से आप शॉर्ट में मार्जिन में लिखोगे ना तो आपके लिए लर्न करने के लिए और रिमेम्बरेंस के लिए इजी रहेगा. अब आते हैं अगला क्वेश्चन. May 24 एग्जाम में एक और क्वेश्चन आया था निधि कंपनी को लेके, कारो रिक्वायरमेंट क्या है. तो वो क्या है? Whether the निधि कंपनी has complied with net owned funds to deposit in the ratio of 1:20 to meet out the liability, है ना. क्या निधि कंपनी ने net owned funds to deposit ratio, एक रेशियो है net owned funds वर्सेस डिपॉजिट, ठीक है, तो ये 1:20 का रेशियो होना चाहिए. तो क्या निधि कंपनी ने इस रेशियो को कंप्लाई किया है टू मीट आउट हिज लायबिलिटी? कि ये अपन ने रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. Whether निधि कंपनी is maintaining 10% unencumbered term deposit, क्या वो 10% का unencumbered term deposit मेंटेन कर रही है जो एज स्पेसिफाइड इन निधि रूल्स टू मीट आउट द लायबिलिटी. कैसे है ना, निधि कंपनी के केस में क्या है ना कि वो अपनी लायबिलिटी मीट आउट, जो भी लायबिलिटी निधि कंपनी की है वो लायबिलिटी को रीपे करने में वो सक्षम रहनी चाहिए. इसके लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स है. एक कि उसका नेट ओन फंड्स जो है 1:20 के रेशियो में रहना चाहिए. दूसरा 10%, कितना? 10% अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट. अनएनकम्बर्ड मतलब जो एनकम्बर्ड नहीं है, जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक टास्क नहीं है, जो फ्री है, ठीक है, वैसे टर्म डिपॉजिट जो है वो कम से कम 10% निधि कंपनी को मेंटेन करने हैं. वेदर देयर हैज बीन एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट, क्या निधि कंपनी में कोई भी डिफॉल्ट किया है इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए या फिर उनके प्रिंसिपल की रीपेमेंट के लिए. अगर डिफॉल्ट किया है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 9. Messrs PQ Limited has a turnover of 807 crores during the financial year 2023-24. It has outstanding dues towards GST of rupees 10 lakhs. ठीक है, उसका टर्नओवर कितना था? 807 करोड़. ठीक है, उसके आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने थे? 10 लाख. When inquired by the auditor, the company's management informed him that they have filed an objection letter for the said demand with GST authorities. मतलब disputed statutory dues है. क्या है? यहाँ पे आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. क्या है? Disputed statutory dues. However, no response is received from GST department. GST department ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. इन्होंने GST department को एक क्वेरी रेज कर रखी है कि ये डिमांड हमारे लिए गलत है, ये आपने हमको रेज नहीं करनी चाहिए. स्टेट द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है ऊपर. ठीक है, इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड ड्यू. ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सो एंड सो whether the company is regularly depositing. देखो यहाँ पे उसने अनडिस्प्यूटेड के बारे में बोला है जो हमने ऊपर पढ़ा था. ठीक है, और उसके बाद में डिस्प्यूटेड बोलेगा. whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST, provident fund, income tax, etc. any other statutory dues to the appropriate authorities. ठीक है, and if not, अगर वो नहीं है तो the extent of the arrears outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they become payable. हमने वो अभी डिस्कस किया था, राइट, कि 31 मार्च पे वो 6 महीने से ज्यादा पेबल हो चुके हैं. 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है कि वो पेमेंट नहीं हुआ है, तो आपको वो इंडिकेट करना है. फर्दर द ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट whether the statutory dues referred to in subclause A have not been deposited because of any dispute. अगर ऐसा है तो अमाउंट इन्वॉल्व कौन से फोरम में पेंडिंग है, एटसेट्रा. सेम क्वेश्चन आ गया. ये भी हमारा सितंबर 24 एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था. आप देखना May 24 के आरटीबी में आया और सितंबर 24 के एग्जाम में आया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. CA Ayush has recently qualified and joined a CA firm. On going through various audit reports, he observed that different phrases were used to express an unmodified opinion on the financial statements.
ऑन इंक्वायरिंग विद द सीनियर, उसने क्या नोटिस किया, अभी अभी ज्वाइन किया फॉर्म में, उसने नोटिस किया कि एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ने सब बराबर काम किया है, एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए अलग अलग फ्रेजेस का इस्तेमाल अपनी ऑडिट फॉर्म ने किया है, ठीक है। अब उसके दिमाग में बत्ती जलती है कि यार ये लोग एक स्टैंडर्ड फ्रेज क्यों यूज कर रहे हैं, अलग अलग फ्रेज क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने ये इंक्वायर किया इससे एक सीनियर से, ही गॉट टू नो दैट ऑल दोस फ्रेजेस कैन बी रिगार्डेड एज बीइंग इक्विवेलेंट। सीनियर ने उसको बोला कि ये सारे फ्रेजेस चलते हैं, ये सारे फ्रेजेस अलाउड है, which phrases are appropriate and which phrases are inappropriate while drafting an audit opinion। तो आपको बताना है कि कौन सा फ्रेजेस चलता है, कौन सा नहीं चलता है। ये भी हमारे नोट्स में कवर्ड है प्रॉपर्ली। इसमें दो फ्रेजेस जो चलते हैं, ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसका यूज ऑडिटर ने नहीं करना चाहिए। देखते हैं, ठीक है। When expressing an unmodified opinion, the auditor shall, unless otherwise required by law, use one of the following phrases। मैंने बोला ना कि दो phrases allowed है। पहला, in our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework। कि हमारे हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फेयरली प्रेजेंटेड है, प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। एएफआरएफ में जैसा बोला गया है उस हिसाब से प्रेजेंट फेयरली है वो हर एक मटेरियल रिस्पेक्ट्स में, ठीक है। सेकंड, इन अवर ओपिनियन accompanying financial statements give a true and fair view in accordance with AFRF, है ना। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू और फेयर व्यू देते हैं जैसा AFRF में बताया है। ये दो फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। The phrases present fairly in all material respect and give a true and fair view are regarded as being equivalent। ये दोनों चीजों को इक्विवेलेंट माना जाएगा। Inappropriate phrase क्या होगा? When the auditor expresses unmodified opinion, it is not appropriate to use phrases such as with the foregoing explanation या फिर subject to, in relation to the opinion, as this suggests a conditional opinion, या फिर आपका ओपिनियन कमजोर हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा आप उसमें वर्ड मत डालो जिससे ऐसा लगे कि आप ओपिनियन जो दे रहे हो वो एक कंडीशनल ओपिनियन है, ठीक है। इफ बट वाला ओपिनियन हमें नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं डालोगे कि विद द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन, ये आप नहीं डालोगे, या फिर और सब्जेक्ट टू, ये आप नहीं डालोगे। ये दो आप इसमें नहीं डालोगे, उसके अलावा बाकी चलते हैं। तो बेसिकली ऐसा कोई भी फ्रेज आपको यूज नहीं करना है जिससे कंडीशनल ओपिनियन वो लगे। देखो अभी तो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ऑडिट आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। ऑडिट बहुत हद तक आपको लिख लिख के करना पड़ता है, सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा। मैंने मेरे रेगुलर लेक्चर में स्क्रिबलिंग कराई है, इतनी स्क्रिबलिंग कराई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब आपका मैं रुक रुक के आपसे मैं लिखवा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ देख देख के लिखो, ताकि आपकी लैंग्वेज, आपकी राइटिंग, आपका पूरा प्रेजेंटेशन इंप्रूव। क्वेश्चन नंबर 11, Singh and Associates, while carrying out statutory audit of Rubber Industries Limited, observed that debtors are not making payments invoice wise। Singh Limited ने क्या ऑब्जर्व किया है कि डेटर्स जो है वो इनवॉइस वाइज पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। जो इनवॉइस है उसके अगेंस्ट पेमेंट ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। As the debtor constitutes 60% of total assets, so auditors requested management to provide external confirmation of all the debtors outstanding for an amount exceeding ₹1 लाख। तो ऑडिटर ने क्या बोला मैनेजमेंट को कि देखो डेटर आपके बैलेंस शीट में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, तो एक काम करिए, आप हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए उन डेटर्स का जिनका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है। However, management resisted and no external confirmations were made available। मैनेजमेंट ने मना कर दिया और कोई भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं दिया। ऑडिटर फर्म हैज डिसाइडेड टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन, ठीक है, एंड सीक योर गाइडेंस ऑन अमेंडमेंट्स दैट शुड बी मेड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन एंड एलिमेंट्स रिक्वायर्ड by SS 700 revised which need not be included in the auditor's report, guide them suitably। ये जनवरी 25 का एग्जाम का क्वेश्चन। इसमें हमने हमारे नोट्स में पढ़ा है कि जब आप ओपिनियन को डिस्क्लेम करते हो, जब आप ओपिनियन को डिस्क्लेम करते हो तो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो लिखना ही है, लेकिन जब भी हम मॉडिफाई करते हैं ना बेटा, तो उसके नीचे आता है बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। ऐसे 700 के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाता है। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो उसका नाम आता है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो तो आता है बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये सब अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आप किस तरीके से डिस्क्लेम करोगे, क्या करोगे, ठीक है। तो देखो, इन द गिवन सिचुएशन, सिंस द ऑडिट फर्म हैज डिसाइडेड टू डिस्क्लेम एन ओपिनियन, ठीक है, तो ऑडिटर शैल इन एडिशन टू द स्पेसिफिक एलिमेंट्स अमेंड द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन टू बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मैंने यही बोला कि बेसिस फॉर ओपिनियन की जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगी और क्या होगी, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन।
एंड विद इन दिस सेक्शन इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन। और इस सेक्शन में आपको लिखना है कि क्या मैटर हो गया जिसके कारण मॉडिफिकेशन हुआ है। फर्दर, व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एसए 700 के हिसाब से नीचे दिए गई चीजें आपकी रिपोर्ट में अब नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसमें से एक क्या है, एक रेफरेंस रहता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी जिम्मेदारी क्या है ऑडिट को लेके। वो सेक्शन आप ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालोगे। सर क्यों नहीं डालोगे? क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में आप ऑडिट परफॉर्म ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपको मैनेजमेंट परफॉर्म करने ही नहीं दे रहा है, तो फिर आप वो सेक्शन डाल के कोई सेंस नहीं है। सो अ रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट वेयर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्क्राइब, इस सेक्शन का रेफरेंस आप नहीं इंक्लूड करोगे, शैल नॉट इंक्लूड। सेकंड, अ स्टेटमेंट अबाउट वेदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। ये भी एक स्टेटमेंट हम ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि जो ओपिनियन मैंने दिया है उस ओपिनियन के लिए मेरे को सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल गए या नहीं मिले। ये स्टेटमेंट भी आप नहीं डालोगे क्योंकि आपको एविडेंस मिला ही नहीं है, इसीलिए तो आप डिस्क्लेम कर रहे हो। करेक्ट है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। NHG एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स बैकलॉग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। बैकलॉग प्राइवेट लिमिटेड BPL is engaged in providing telecom services and received a notice from telecom regulator to deposit fee for violating norms। उनको टेलीकॉम रेगुलेटर से नोटिस मिला कि आपने नॉर्म्स को वायलेट किया है, आप हमें एक फीस दे दीजिए। BPL went into litigation and filed an appeal with the telecom appellate authority, then the matter is pending for the decision at the end of the year। इसने भी dispute फाइल कर दिया। However, the company has disclosed the same in the financial statement। लेकिन कंपनी ने डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया है कि वे ऐसे हमारा झगड़ा चालू है टेलीकॉम कंपनी से, टेलीकॉम रेगुलेटर से, और हमने एक उनमें एक केस डाल रखा है। ऑडिट टीम मेंबर्स जो है हैव कंप्लीटेड द ऑडिट प्रोसीजर फॉर द ईयर 23-24। उन्होंने ऑडिट प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट। अब वो क्या कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहे हैं। यहीं पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्लान करना। दूसरा क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाना। तीसरा क्या है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना, जिसमें हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़ते हैं, है ना, और सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ते हैं। इसके बाद में क्या मिलेगा? एविडेंस मिलेंगे। एविडेंस से क्या होगा? कंक्लूजन बनेगा। कंक्लूजन से क्या होगा? एक ओपिनियन ड्राफ्ट होगा, और ओपिनियन क्या करेंगे हम? ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे, और ऑडिट रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे शेयर होल्डर्स। ये पूरा ऑडिट का साइकिल। डन। वापस आ जाते हैं एक बार इसके ऊपर। तो टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं? ड्राफ्ट कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट को। ऑडिट टीम लीडर knows that matter of norms of matter knows that matters of norms violation and pending appeal needs to be included in the audit report and seeks your guidance on how to report the matter in the audit report, guide him suitably। ठीक है, अब ये मेरे को कहीं ना कहीं झलक दे रहा है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की तरफ। ठीक है, कंपनी ने एक डिस्क्लोजर किया है कि हमारा एक लिटिगेशन चालू है टेलीकॉम रेगुलेटर से। हम ईओएम में कब डालते हैं चीजें? जब वो डिस्क्लोजर एफएस में करा हुआ है और आप को उस डिस्क्लोजर को लेके अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक मेंशन करना है और यूजर का अटेंशन वहां डाइवर्ट करना है। तो यहाँ पे वही हुआ है। ऑडिटर जो है वो चाहता है कि अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस मैटर को वो दिखाए। देखते हैं। देखो, एज पर एसए 501, इफ द ऑडिटर assesses ROMM regarding litigation that have been identified, or when audit procedure performed indicate that other material litigation may exist, auditor shall, in addition to the procedure required by other essays, seek direct communication with the entity's external legal counsel। ऐसे 501 हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है रेगुलर लेक्चर में। उसमें बोला है कि अगर आपको कोई लिटिगेशन को लेके ROMM ज्यादा लगता है, या आपको किसी उसके बारे में जानकारी चाहिए, या कोई भी लिटिगेशन को लेके है, तो आपको डायरेक्टली एक कम्युनिकेशन करना है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, जो कंपनी का है, मतलब वकील से डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट करना है, जो कंपनी का वकील। ठीक है, तो वो आपको ज्यादा जानकारी उसके ऊपर देगा। फिर हमने जैसा बात किया कि मेरे को लग रहा है कि ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का है, तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने वही दे दिया। एज पर एस 706 ऑन ईओएम एंड अदर मैटर पैराग्राफ, ऑडिटर शैल रिपोर्ट एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन। हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि ऐसे कौन से 4 सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आपको ईओएम का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स दैट मे रिक्वायर ईओएम, उसमें पहला ही था लिटिगेशन को लेके। करेक्ट है, इसको लेके लिटिगेशन को लेके। फिर हमने पढ़ा था सब्सिक्वेंट इवेंट का भी एक उसमें था, है ना, सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट। फिर हमने पढ़ा था कैटास्ट्रोफ का। तो इस सेम वे ये आ जाता है लिटिगेशन को लेके। तो उन्होंने यहाँ पे यही बोला कि द ऑडिटर शैल रिपोर्ट एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम ऑफ अ लिटिगेशन। इन एडिशन टू द अबव,
Auditor's report shall also state whether the company has disclosed the impact, if any, of pending litigation on its financial position in its financial statements as per section 143(3). 143(3) में हमने पढ़ा है कि कंपनी को डिस्क्लोज करना है कि कंपनी ने जो भी पेंडिंग लिटिगेशन है उनके इम्पैक्ट कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, ये आपको सेक्शन 143(3) बताता है कि 143(3) में आप रिपोर्ट करते हो। कौन करता है? ऑडिटर रिपोर्ट करता है। तो उसमें उसको ये भी एक रिपोर्ट करना होता है कि क्या कंपनी ने जो भी पेंडिंग लिटिगेशंस है उनका प्रॉपर डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किया है या नहीं किया है। तो ये भी एक जिम्मेदारी ऑडिटर की। तो एक रिस्पांसिबिलिटी नंबर ये है, 1 ये है, रिस्पांसिबिलिटी नंबर 2 ये है। तो इन एडिशन टू द अबव, auditor's report shall also state whether the company has disclosed the impact of pending litigation in the financial statements. Correct है? In the given case, BPL received a notice, so and so ये पूरा fact of the case है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, the auditors should assess that the pending appeal requires adjustment in the financial statements. He should ask company management to make necessary adjustments to the financial statements. If adjustment is not made by the management, he should consider the impact on the auditor's report and report अकॉर्डिंगली। तो इसमें उसने क्या बोल दिया, एक व्यू पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ये लिया है कि आप पहले तो ये देखिए कि ये जो पेंडिंग लिटिगेशन है क्या इसके लिए कोई प्रोविजन बनाना है, कोई एडजस्टमेंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अगर आपको लगता है कि एडजस्टमेंट करना चाहिए और मैनेजमेंट ने नहीं किया तो उनको बोल दो कि हाथ जोड़ के कि भैया एडजस्टमेंट कर दे। अगर मैनेजमेंट एडजस्टमेंट नहीं करता है तो फिर आप देखो कि आप ऑडिट रिपोर्ट में क्या अमेंडमेंट कर सकते हो। दैट मींस आप क्या ऐसे 705 लगा सकते हो मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो ये तो एक आंसर ये हुआ। दूसरा आंसर हुआ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो कि ईओएम के ऊपर है। तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन और रेगुलेटरी एक्शन अंडर ईओएम व्हेन द ऑडिटर इंक्लूड्स एन ईओएम इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल। अब ये पूरा सॉल्यूशन ईओएम के ऊपर है ना। तो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते से गैस किया कि ये ईओएम के ऊपर है, तो मैं तो एग्जाम में ये लिखता। ठीक है, आप ये लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन मैं ये लिखता क्योंकि मेरे को वो प्योरली ईओएम लग रहा है और आईसीए ने कितना अच्छा काम किया है कि 2 सॉल्यूशन दिया है, दोनों राइट है। तो हम ये लिखते कि ईओएम में हम जब इंक्लूड करेंगे तो 3 चीज करते हैं। एक तो हम हेडिंग चेंज करते हैं और हेडिंग लिखते हैं ईओएम, और एक हम बोलते हैं कि हमारा जो ओपिनियन है वो इस मैटर को लेके मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक आपका अटेंशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको पहला क्या करना है, इंक्लूड द पैराग्राफ विद इन अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डालना है, उसमें एक पैराग्राफ इंक्लूड करना है with an appropriate heading that includes emphasis of matter। उसका हेडिंग क्या रहेगा? emphasis of matter। Include in the paragraph a clear reference to the matter being emphasized and where the relevant disclosure that fully describe the matter can be found in the financial statements। ठीक है, सेकंड में वो क्या बोलते हैं कि आपको अपने ईओएम के पैराग्राफ में एक रेफरेंस देना है कि ये जो मैटर है जिसको लेके आप ईओएम कर रहे हो इसका फुल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ है। आप लिख सकते हो रेफर पेज नंबर 241 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ पे इसका पूरा डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने एफएस के अंदर कर रखा है। तो आपको एक रेफरेंस डालना है यहाँ पे, अ क्लियर रेफरेंस, ठीक है, टू द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड एंड वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर दैट फुल्ली डिस्क्राइब द मैटर कैन बी। कहाँ पे रेलेवेंट डिस्क्लोजर मिलेगा? जो इस मैटर को फुल्ली डिस्क्राइब कर रहा है वो डिस्क्लोजर हमें कहाँ मिलेगा? एफएस के अंदर। वो पेज नंबर का रेफरेंस यहाँ पे डाल दो। ठीक है, और थर्ड कि मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ओवल एंटरप्राइजेज is under legal obligation to represent its current year's financial statements along with previous year's financial statements. Current and associate chartered accountants has been appointed as the statutory auditor for the year. CA current noticed that the last year's FS contained an adverse opinion for the financial statements as a whole due to misstatement in the evaluation and disclosure of debtors. ये point important है। सीए करंट ने क्या नोटिस किया कि पिछले साल की जो ऑडिटर था, जो भी था, मैं तो नहीं था क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इसको अभी अपॉइंट किया है, मतलब पिछले साल का ऑडिटर ये था क्या? नहीं था। हर चीज आपको आईसीआई स्पून फीडिंग नहीं करेगा, कुछ आपको गेस करना पड़ेगा। इस साल ये अपॉइंट हुआ है मतलब पिछले साल ये नहीं था। इसने नोटिस किया है कि जो भी ऑडिटर था उसने एक एडवर्स ओपिनियन दिया है, उसने एक एडवर्स ओपिनियन दिया है डेटर को लेकर। ठीक है, गाइड सीए करंट फॉर हिज ड्यूटी रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट एंड एड्रेसिंग द इशू व्हाइल ड्राफ्टिंग हिज ऑडिट रिपोर्ट। अब वो इस साल की जब ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट कर रहा है और इस साल उसको मिला कि पिछले साल ऑडिटर ने एक एडवर्स ओपिनियन दिया था, तो बताइए उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, क्या ट्रीटमेंट रहेगा और क्या डिस्क्लोजर उसको करना है इस रिगार्ड। देखते हैं। इन द गिवन केस सीए करंट नोटिस दैट लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन एन एडवर्स ओपिनियन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होल्ड ड्यू टू मिसस्टेटमेंट इन द डेटर्स। ठीक है, ये लाइन तो यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस हो गई। इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड
इंक्लूड्स एन एडवर्स ओपिनियन। ये अब चालू हो गया अपना प्रोविजन। प्रोविजन क्या बोलता है, अगर प्रायर पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट में एक एडवर्स ओपिनियन है एंड द मैटर विच गेव राइज टू द मॉडिफिकेशन इज अनरिजॉल्व, और जिस कारण से वो एडवर्स ओपिनियन था पिछले साल, वो मैटर आज भी मैनेजमेंट ने रिजॉल्व नहीं किया, मतलब इतने ढीठ है, इतने स्टबन है कि उन्होंने वो मैटर को आज भी रिजॉल्व नहीं किया, तब क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करता है। अगर तू स्टबन है तो मैं भी स्टबन हूँ, ठीक है। इन द बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल, अब इसने मॉडिफाई तो कर दिया, अब बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ओपिनियन में उसको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि उसने मॉडिफाई क्यों किया। तो वो क्या लिखेगा, पहला, रेफर टू द बोथ करंट पीरियड फिगर्स एंड द करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर giving rise to the modification when the effect or possible effect of the matter on the current period's figure are material। ठीक है, सबसे पहला उसने क्या बोला, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या लिखना है, सबसे पहले आप फिगर्स लिख दो कि फिगर्स क्या इन्वॉल्व है, करंट पीरियड के फिगर क्या है डेटर के, और पिछले साल के फिगर क्या है डेटर के। सो रेफर टू द बोथ करंट फिगर एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर जिसके कारण मॉडिफिकेशन हुआ है व्हेन द इफेक्ट ऑफ द मैटर ऑन द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल, जब उसका इफेक्ट इस साल के एफएस के ऊपर मटेरियल हो तब। सेकंड क्या बोलता है वो, इन अदर केसेस एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन, अब मान लो करंट पीरियड के फिगर्स में मटेरियल इफेक्ट नहीं है, ठीक है, करंट पीरियड के फिगर्स में इस मिसस्टेटमेंट का जो पिछले साल एडवर्स ओपिनियन दिया था ना, उस मैटर का करंट पीरियड की फिगर में मटेरियल इंपैक्ट नहीं, मटेरियल इंपैक्ट नहीं, मतलब इस साल का करंट स्टेटमेंट जो हमारा है उस पर कोई इंपैक्ट उसका नहीं, मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है, लेकिन उसने मॉडिफाई तो कर दिया, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट ने उस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया, तो उसने मॉडिफाई कर दिया। अब वो कहां पे आया, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ। फर्स्ट क्या बोलता है कि तुझे फिगर लिख देना, राइट, मेंशन द फिगर्स ऑफ करंट पीरियड एंड करस्पॉन्डिंग फिगर्स इन रिलेशन टू द मैटर दैट गिव राइज टू द मिसस्टेटमेंट, करेक्ट है, इफ दोस फिगर्स हैव मटेरियल इंपैक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्लियर है। सेकंड में वो क्या बोलते हैं, अगर अदर केसेस है, अदर केसेस क्या होगा कि मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, तब क्या, explain that the audit opinion has been modified because of the effects या फिर possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current period's figure and the corresponding figure। तो आप साफ साफ लिख दो कि ऑडिट ओपिनियन को मॉडिफाई, भले ही करंट पीरियड फिगर में उसका मटेरियल इंपैक्ट नहीं है, फर्स्ट में तो गिर गया तो प्रॉब्लम ही नहीं, मटेरियल इंपैक्ट है तो खत्म का। अगर मटेरियल इंपैक्ट नहीं है तो फिर आप ये बोलो कि ऑडिट ओपिनियन हैज बीन मॉडिफाइड, हमने इसलिए मॉडिफाइड ओपिनियन किया है क्योंकि ये जो मैटर है इसका मेरे कंपैरेटिव फिगर्स में इंपैक्ट है, भले ही करंट फिगर में नहीं है लेकिन कहां पे है, कंपैरेटिव फिगर में, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द अनरिजॉल्व्ड मैटर ऑन द कंपैरेबिलिटी ऑफ द करंट पीरियड स्टेटमेंट्स। करंट पीरियड स्टेटमेंट ये कंपैरेटिबिलिटी पे इसका इफेक्ट आ रहा है, ये अनरिजॉल्व मैटर का इफेक्ट आ रहा है जो मैनेजमेंट ने रिजॉल्व नहीं किया, ठीक है। फर्दर व्हेन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड, ऑडिटर्स ओपिनियन शैल रेफर टू ईच पीरियड फॉर व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड एंड ऑन व्हिच एन ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है। जब भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है तो हमने देखा है कि ऑडिटर का जो ओपिनियन रहता है वो हर एक पीरियड के लिए रहता है जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हुए हैं। इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय अ प्रीडिसेसर ऑडिटर, अगर किसी दूसरे ऑडिटर ने, मतलब कोई दूसरा ऑडिटर था पिछले साल का ऑडिटर, ठीक है, in addition to expressing an opinion on the current period's financial statements, the auditor shall state in the other matter paragraph that the FS of the prior period were audited by the previous auditor, मैंने ऑडिट नहीं किया है, किसी और ने ऑडिट किया है, the type of opinion expressed by the previous auditor and if the opinion was modified, the reasons thereof, किस तरीके का ओपिनियन उसने दिया था, पिछले साल के ऑडिटर ने मॉडिफाइड दिया था, अनमॉडिफाइड दिया था, अगर मॉडिफाइड दिया था उसका बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन भी आपको यहाँ पे डालना है, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी, है ना, मतलब पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी, ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी है। अगर पिछले साल का जो ऑडिटर है वो कोई दूसरा था, आप नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर यहाँ पे क्लोज होता है, सिंपल है, हमने बहुत डिटेल में इसको रेगुलर लेक्चर में भी लर्न किया था। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 14, अब हम चलोगे मॉडल टेस्ट के ऊपर, ठीक है। तो DOX लिमिटेड, अ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग कोरियर सर्विसेज पैन इंडिया एटसेट्रा हैज अपॉइंटेड एन इंटरनल ऑडिटर मिस्टर जी इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। यहाँ तक क्या बोला कि कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया है। द कंपनीज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग 22-23 एंड 23-24 हैज बीन अबाउट ₹300 करोड़ ड्यूरिंग ईच ऑफ द अबव ईयर्स, ठीक है।
22-23 में 23-24 में कंपनी का 300 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर था। बिजनेस ऑफ द कंपनी हैज बीन प्रॉफिटेबल, कंपनी का बिजनेस प्रॉफिटेबल था। मिस्टर जी जो है वो हेड करते थे इंटरनल डिपार्टमेंट को, असेसिंग गवर्नेंस एक्टिविटीज, है ना, इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट एंड रिव्यूइंग कंट्रोल्स। तो मिस्टर जी कौन था? इंटरनल डिपार्टमेंट का हेड था। डिस्कस करना है रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट एंड रिलेटेड मैटर्स फॉर द ईयर 2023-24। कंपनी का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब ऑडिटर का क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, आपको वो डिस्कस करना है। तो ये एक कंपनी लिमिटेड कंपनी है। अब देखते हैं इन्होंने आंसर क्या दिया। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपनी ने इंटरनल ऑडिटर हायर किया जिसका नाम है मिस्टर जी, और मिस्टर जी जो है वो इंटरनल डिपार्टमेंट का हेड है, और कंपनी का टर्नओवर दिया है 300 करोड़। और अल्टीमेटली आपको पूछा है कि एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर बताइए आपकी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट को लेके आपकी रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी क्या है। DOS Limited is in the business of providing courier services as the name of the company suggests। ठीक है, वो एक स्मॉल कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, 1% कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। Therefore, it does not qualify for any exemption from applicability of CARO. Hence, reporting requirements under CARO are applicable. While reporting under CARO, statutory auditor is required to report under clause number 14। ठीक है, clause number 14 है जहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। उसमें वो बोलता है कि क्या कंपनी ने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट लगाया है एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और क्या वो कमेंसुरेट मतलब प्रॉपर है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द कंपनी। वेदर द कंपनी हैज एन इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। उसकी नेचर, उसके बिजनेस को नेचर को देखते हुए, साइज को देखते हुए, क्या वो कमेंसुरेट है। कमेंसुरेट मतलब बराबर है, ठीक है, छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं करना पड़ेगा, राइट। रिलायंस का ये इंटरनल सिस्टम है और केवल 5 एम्प्लॉई है, तो इज इट कमेंसुरेट विद द नेचर ऑफ द बिजनेस? नो, बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, वेदर द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स अंडर द ऑडिट वर कंसीडर्ड बाय द स्टैट्यूट, क्या ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसीडर किया था। ये इस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स कारो में, कारो का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। इसके लिए कारो की क्लॉज नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कारो का पूरा लिस्ट आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। मैंने मेरे लेक्चर्स के अंदर कारो का लिस्ट बहुत अच्छे से कराया है, बार बार क्यूमुलेटिव करवा करवा के मैंने लर्न करवाया है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। CAB is statutory auditor of Boon Payments Bank. During the year, banking regulators has imposed restrictions on the bank from accepting new deposits due to non-compliance in conducting KYC in large number। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ब्लाबला है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ब्लाबला है, कोई रेलेवेंट नहीं। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना बोला है कि बैंक ने, RBI ने इस बैंक के ऊपर क्या लगाया है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि तुम नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। There is a material uncertainty regarding probable outcome of such restrictions on ability of the bank to continue as going concern। अब क्योंकि बैंक नए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो बैंक का जो बिजनेस है वो खतरे में आ गया और गोइंग कंसर्न को लेके एक मटेरियल अनसर्टेनिटी आ चुकी है। However, for 2023-24, auditor has concluded that use of going concern basis of accounting is appropriate। लेकिन इस साल के लिए ऑडिटर ने बोला है कि गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल करना एप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं। The affairs of the bank do not make adequate disclosure of material uncertainty due to above events in the financial statements। ठीक है, और बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिस्क्लोजर नहीं है, इस अनसर्टेनिटी को लेके कोई डिस्क्लोजर बैंक के स्टेटमेंट्स में नहीं है, तो आपके ऑडिट रिपोर्ट पे इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे वो बताओ। ठीक है, क्लियर है। अब डिस्क्लोजर तो होने चाहिए थे भैया। अब देखते हैं, एज डिस्क्राइब्ड इन द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, बैंकिंग रेगुलेटर ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया है, ठीक है, और एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट डाउट रेज हो रहा है कंपनी की एबिलिटी के ऊपर टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो यहाँ तो क्वेश्चन ही हो गया। हाउएवर, एक्टर्स ऑफ द बैंक डू नॉट डिस्क्लोज एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी। बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें एक प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करा हुआ है। तो अपना आंसर क्या बोलता है, इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड इन द स्टेटमेंट्स, ऑडिटर शेल एक्सप्रेस ए क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन एज पर ऐसे 705। क्या करना है, उसको क्वालिफाई कर देना है, और इन द बेसिस, जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का सेक्शन है वहां वो डिस्क्लोजर कर देगा जो डिस्क्लोजर बैंक ने नहीं किया, ताकि यूजर को वो डिस्क्लोजर मालूम पड़ जाए, है ना, क्योंकि बैंक ने तो एफएस में डिस्क्लोजर नहीं किया है, लेकिन मैं कर दूंगा ताकि मेरे यूजर्स को वो पता चले। तो स्टेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मेक अस, उसको क्या करना है,
बेसिस फॉर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन का सेक्शन जो है उसमें ये बताना है कि एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है दैट मे कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द बैंक्स एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ठीक है, एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन मैटर्स को एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं करा हुआ है, ये आप स्पेसिफिकली बोल दो कहाँ पे, अपने बेसिस फॉर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन करेगा। क्लियर है? तो ये भी एक मॉडल टेस्ट का क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बैंक थी, ठीक है, क्या थी, बैंक थी, और आरबीआई ने बोला कि तुम नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बैंक का जो गोइंग कंसर्न है वो खतरे में है, बैंक ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो आप क्या करोगे, ओपिनियन को मॉडिफाई कर दोगे और बेसिस पर ओपिनियन में लिखोगे कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और इसके बारे में बैंक ने अपने एफएस में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑडिटर शुड डिस्क्राइब the auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the financial statements, explains with reference to scope of audit। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन वन लाइनर है, बोलता है कि ऑडिटर शुड डिसाइड कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एफएस के अंदर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, ये आपको ये करना है, डिसाइड करना है, और आपको अपने स्कोप ऑफ ऑडिट को लेके ये बोलना है कि आप इसमें क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देखते हैं, the auditor should decide whether relevant information is properly disclosed in the FS। ठीक है, he should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard। applicable statutory requirements क्या है वो भी उसको दिमाग में रखना है। it is done by ensuring that FS properly summarize transactions and events recorded therein and by considering the judgments made by the management in preparation of the financial statements। the management responsible for preparation of the financial statements makes many judgment in the process of preparing and financial statements। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपको ये देखना है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हो गई क्या, स्टेप नंबर 1। फिर आप ये देखते हो कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है हाउ विल यू एनालाइज की सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई, तो आपको देखना है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या है। थर्ड में वो बोलता है कि ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि आप देखते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रॉपर्ली समराइज करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, सारे इवेंट्स को और सारे जजमेंट्स को जो मैनेजमेंट ने लिए हैं, ठीक है, और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है एफएस के प्रिपरेशन के लिए और बहुत सारे जजमेंट मैनेजमेंट करता है। ठीक है, उसके बाद में फॉर एग्जांपल चूजिंग एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू वेरियस अकाउंटिंग इश्यूज लाइक चूजिंग मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स और चूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। ये सब में मैनेजमेंट क्या करता है, जजमेंट बनाता है। The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management, whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on period to period basis। और ऑडिटर ये भी इवेल्यूएट करता है कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है वो प्रॉपर है और ईयर ऑन ईयर वो प्रॉपरली कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुई है और वो सही पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिफ्लेक्ट करती है। तो आपके स्कोप ऑफ ऑडिट में ये सब इंक्लूडेड है। सिंपल है, आपको पहले देखना है कि क्या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल डिस्क्लोज हुई है, उसके बाद में आपको देखना है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए थी। उसके बाद आपको देखना है, ये आप कैसे देखोगे, ये आप देखोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली समराइज करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस को, सारे जजमेंट्स को और सारे इवेंट्स को, और फिर आप बोलते हो कि मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट बनाता है, स्पेसिफिक जजमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंटरीज, जजमेंट रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। सिंपल सा सोबर सा आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। Messrs. SR and Associates are the statutory auditors of Veni Textile and Garments Limited, a company engaged in the business of manufacturing of various textile products। Auditor has completed the audit and is in the process of forming an opinion on the financial statements for the year 23-24। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है, काय ने वो एंगेज है वो सब बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं। CAS engagement partner wants to conclude whether FS as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error। CAS को कंक्लूड करना है कि क्या FS फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। गाइड हिम अबाउट द फैक्टर्स ही शुड कंसीडर टू रीच द कंक्लूजन। ये कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए क्या क्या फैक्टर्स उसको कंसीडर करने हैं, ये आप उसको बताइए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीए को एंगेजमेंट पार्टनर को कंक्लूड करना है कि एफएस फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बस ऑडिट मेरा हो गया, अब मुझे कंक्लूड करना है। आप बताइए कि कंक्लूजन करने के पहले क्या क्या चीजें उसको ध्यान में रखनी है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। हेडिंग क्या है कि ओपिनियन फॉर्म करते वक्त क्या फैक्टर्स ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए। द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन ऑन वेदर द एफएस
are prepared in all material respect in accordance with AFRF. ठीक है. In order to form their opinion, auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance about whether FS as a whole are free from material misstatement, चाहे वो fraud हो चाहे वो error हो. The conclusion shall take into account, और ये conclusion करते वक्त आपको नीचे दिए की चीजें ध्यान में रखनी है. पहला कि क्या आपने sufficient audit evidence obtain किया है, ठीक है, क्योंकि बिना audit evidence के तो आप conclusion तक पहुंच ही नहीं सकते हो. Whether uncorrected misstatement, जो भी misstatement ऐसे है जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किए हैं, क्या वो मटेरियल है इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेटली, क्या वो मटेरियल है. द इवैल्यूएशंस रिक्वायर्ड, क्या क्या इवैल्यूएशंस जरूरी है, क्या क्या इवैल्यूएशंस जरूरी है कंक्लूड करते समय, है ना. होता है ना, पेपर आप जब सबमिट कर रहे हो आईसीआई में, सबमिट करते से पहले 5 मिनट अपन एक रिव्यू कर लेते, सब कुछ बराबर है क्या, तो क्या क्या इवैल्यूएशंस रिक्वायर्ड है, तो क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने कि आपने सारे एविडेंस दे लिए. जो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है क्या वो मटेरियल है, ठीक है, अगर वो मटेरियल नहीं है तो ठीक है, कोई इशू नहीं. अगर वो मटेरियल है तो आप ये कंक्लूजन कर ही नहीं सकते, है ना, कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, राइट. और थर्ड कि क्या इवैल्यूएशंस रिक्वायर्ड है. तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट whether FS are prepared in accordance with requirements of AFRF, ये उसको इवैल्यूएशन करना है नंबर 1, ठीक है. This evaluation shall include considerations of qualitative aspects of entities accounting practices, including indicators of possible bias in the management's judgment. और इस इवैल्यूएशन में ये भी देखना है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो एंटिटी की थी उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, बराबर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंटिटी की है क्या, सही सॉफ्टवेयर वो लोग यूज कर रहे हैं क्या, और क्या कोई इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मैनेजमेंट बायस्ड है और मैनेजमेंट कुछ गलत कर रहा है. तो ये दो इवैल्यूएशन आपको करना है, एक कि एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद एएफआरएफ, और दूसरा कि एंटिटी की जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उनके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या है. ठीक है, ये तीन चीजें आपको देखनी है बिफोर कंक्लूडिंग दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिफोर फॉर्मिंग द ओपिनियन. ये तीन फैक्टर आपको देखने हैं कि आपने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट जो है जो मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया है वो मटेरियल है या नहीं है, और तीसरा की इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड क्या है. क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस. चलो ये तो आप देख लें, बड़ा बात नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है और आप ऑलरेडी हमने करा भी. क्वेश्चन नंबर 19 सीए रवि पटनायक इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी for which reporting requirements under CARO 2020 are applicable. He finds that cash credit facilities amounting to rupees 4 crores were released to the company by branch of a bank for meeting its working capital requirements. क्या हुआ, बैंक ने उसको एक लोन दिया, राइट, किसको, कंपनी. He finds out that above fund of rupees 1 crore have been used by the company for installing effluent treatment plant to meet state pollution control board requirements. Is there any reporting application under CARO? सिंपल है, उसने बैंक का लोन कैसे लिया था, 4 करोड़ का. क्या लिया था, कैश क्रेडिट फैसिलिटी. क्यों लिया था, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. लेकिन लोन को इस्तेमाल किसके लिए किया, कोई दूसरे काम के लिए किया. तो बताइए रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है. डेफिनेटली रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स तो है, हमको पता है. तो कारो का जो 9 नंबर का क्लॉज है बोलता है कि वेदर फंड्स रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. ठीक है, इफ यस द नेचर एंड अमाउंट टू बी इंडिकेटेड. तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अगर फंड रेज किया तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस का फंड है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, रोटेशन, है ना, करेक्ट. लेकिन यूज के लिए किया, एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया. देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. इसी के लिए कारो की क्लॉजेस आपके लिए बाय हार्ट रहने चाहिए और आपको हर क्लॉज अप्लाई करते आना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21 Pure Services Limited is into litigation relating to some legal action initiated by the industry regulator. The matter has reached jurisdictional high court. Keeping in view uncertainty related to future outcome of the matter, the statutory auditor of the company has decided to include an EOM paragraph in the auditor's report. ठीक है, उसको क्या करना है, EOM पैराग्राफ डालना है, क्योंकि एक लिटिगेशन चालू है. हमने ऑलरेडी पढ़ा है लिटिगेशन के बारे में भी ऊपर, तो डायरेक्टली हम आंसर पा जाते हैं, सेम से बात है. When the auditor includes EOM paragraph, the auditor shall include the paragraph जिसमें हेडिंग अलग होनी चाहिए, एक क्लियर रेफरेंस आना चाहिए, और उसको बोलना है कि मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है. फिर इसमें यहाँ पे दिया है एग्जांपल्स की कब कब आप एक यूएम डालोगे. उसमें एक लिटिगेशन का था, एक सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट का था, एक कैटास्ट्रोफ का था, और अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पॉइंट. ठीक है. इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन 143(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ द कंपनी एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिसर्स सच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज कंसीडर्ड नेसेसरी एंड शैल इंक्वायर इनटू सर्टेन मैटर्स. सेक्शन 143(1) में सब कुछ बात बोली भी है कि आपको सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने 5 to 6 पॉइंट्स देखे थे कि ये सब हमारा पावर्स है किसका, ऑडिटर का, कि उसको सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस रहना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए.
ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बताइए वो मैटर्स क्या है जिनमें उसको इंक्वायरी करनी है। तो बेसिकली ये कुछ मैटर्स थे 143 में, जहां पे मैंने बताया था आपको कि सिर्फ इंक्वायरी करनी है, मतलब रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं, इंक्वायरी करनी है, और अगर इंक्वायरी का जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाता है तभी उसकी रिपोर्टिंग करनी है। क्लियर है? और ये किसका रिक्वायरमेंट था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये किसका? गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट, आईसीए का नहीं। अंडर सेक्शन 143(1) ऑडिटर शैल इंक्वायर इनटू द फॉलोइंग मैटर्स। पहला, कि वेदर लोन्स एंड एडवांसेस made by the company on the basis of security have been properly secured। जो भी लोन्स कंपनी ने दिए हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, और जिन टर्म्स पे वो दिए हैं वो ट्रू जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी नहीं है। ठीक है, whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company। कंपनी के इंटरेस्ट को लेके वो प्रीजुडिशियल है या नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है, ये दो चीज आपको यहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद में कंपनी का जो ट्रांजेक्शन है, whether the transaction of the company which are represented by book entries are prejudicial to the interest। prejudicial मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो पहला क्या था? जो भी लोन्स एडवांसेस कंपनी ने किए क्या वो सिक्योर्ड है, क्या उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, जिस टर्म्स पे किए वो क्या वो टर्म्स कंपनी के इंटरेस्ट के लिए प्रीजुडिशियल है। जो भी ट्रांजेक्शंस कंपनी ने किया वो कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल है। whether the company non being an investment company या फिर बैंकिंग कंपनी, whether so much of the asset of the company as consists of shares and debentures have been sold at a price less than at which they were purchased। अगर कंपनी बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो बात अलग है, लेकिन इन दोनों कंपनी के अलावा क्या कंपनी ने अपने एसेट्स जैसे कि शेयर डिबेंचर अपने कॉस्ट से भी नीचे बेचे हैं क्या? जनरली ऐसा होता नहीं ना, कंपनी अपने अगर कॉस्ट 100 है शेयर्स की तो कंपनी इसको 100 के ऊपर बेचेगी तभी तो मुनाफा होगा। क्या कंपनी ने कॉस्ट के नीचे बेचा है क्या? अगर हाँ तो आप उसको रिपोर्ट करोगे, ये आपको इंक्वायरी करनी है। तो पहला इंक्वायरी कर लिया लोन्स को लेके, ठीक है, दूसरा इंक्वायरी कर लिया आप ट्रांजेक्शन को लेके, तीसरा इंक्वायरी कर लिया शेयर्स और डिबेंचर्स को लेके। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी हैव बीन शोन एज डिपॉजिट। जो भी कंपनी ने नोट्स लोन्स एंड एडवांसेस किए हैं क्या वो डिपॉजिट के तौर पे शो हुए क्या? सर इसका मतलब क्या है? जो भी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस किए हैं वो डिपॉजिट के तौर पे शो नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट जो होते हैं वो अलग होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस अलग होते हैं। वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू। क्या कोई पर्सन, किसी डायरेक्टर का पर्सनल खर्चा, कोई डायरेक्टर गया मान लो मालदीव्स कंपनी के खर्चे पे, ठीक है, तो क्या वो पर्सनल एक्सपेंस है? क्या वो बिजनेस ट्रिप थी कि ये पर्सनल ट्रिप थी? ठीक है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज नहीं होने चाहिए, पीएनएल में चार्ज नहीं होने चाहिए। तो ये 5 इंक्वायरी आपको करनी है अब तक। एक, लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर थे क्या और उनके टर्म्स जो है वो प्रीजुडिशियल है क्या? ट्रांजैक्शंस जो है जो बुक एंट्री से रिप्रेजेंटेड है क्या वो प्रीजुडिशियल है क्या? उसके बाद में जो शेयर्स और डिबेंचर्स है कंपनी के, क्या वो कॉस्ट से भी नीचे बेचे हैं क्या? उसके बाद में जो लोन्स एडवांसेस कंपनी ने किए क्या उनको डिपॉजिट शो किया है क्या? जो पर्सनल एक्सपेंसेस है क्या उनको रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज किया है? Whether it is stated in the books and documents of the company that any shares have been allotted for cost। क्या कंपनी, क्या बुक्स में ऐसा बोला है कि कोई भी शेयर्स कंपनी ने अलॉट कैश के लिए किया है? और अगर कैश के लिए किया है मतलब कैश में किया है तो क्या वो कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है? ठीक है, डन। जनरली शेयर्स तो कैश में होते हैं ना, तो क्या कैश एक्चुअली रिसीव हुआ है या नहीं? ये 6 इंक्वायरी आपको करनी है। ये आता है 143(1). उसके बाद में आता है ऐसे 560 when after the date of auditor's report but before the date of financial statements are issued a fact became known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of auditor's report it may have caused the auditor to amend the auditor's report। In this context, what is meant by the date of financial statements issued? Can it be later than the date of providing auditor's report to the entity? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये गलती से चैप्टर नंबर 8 में है, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है, तो इसमें वो बोलता है कि डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, इसका मतलब क्या होता है? ये मेरे नोट्स में मैंने बराबर इंक्लूड किया है। अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे नोट्स में इंक्लूड नहीं हुई। डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्ट्स द डेट ऑन विच द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टी। ये एक ऐसी डेट होती है जब ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थर्ड पार्टी के लिए इशू किए जाते हैं। ठीक है, अवेलेबल किए जाते हैं, मतलब कंपनी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, दैट मींस इट इज अवेलेबल टू थर्ड पार्टी। द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड जनरली डिपेंड्स ऑन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब इशू हुए डिपेंड टाइप होता है कंपनी के रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इन सम सर्कमस्टेंसेस द डेट the financial statements are issued may be the date that they are filed with the regulatory authority. Since audited financial statements cannot be issued without an auditor's report, the date of the audited financial statements are issued must not only be at
or later than the date of auditor report, but must also be at or later than the date of the auditor's report is provided to the entity। तो ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट साइन होता है, उसका डेट है मान लो 1 मई, तो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेट 1 मई के पहले का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिना ऑडिट रिपोर्ट के तो आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू कर ही नहीं सकते। तो ये बोल रहा है कि डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड शैल बी द डेट एट or later than the date of the auditor's report, and also it should be later than the auditor's report is issued to the entity। जब आपको ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा है, जब आपको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे रहा है, उस डेट के बाद की डेट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब मान लो 1 मई की डेट है ऑडिटर रिपोर्ट की और 3 मई को ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट आपको दिया, इसको एंटिटी को इशू किया, तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट कब होनी चाहिए? 3 मई के बाद की होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि सिंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी इशूड विदाउट एन ऑडिटर्स रिपोर्ट, द डेट दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड मस्ट नॉट ओनली बी at the date of auditor's report but must also be at or later than the date the auditor's report is provided to the entity। जब एंटिटी को प्रोवाइड करी है उसके बाद की होनी चाहिए या उस दिन की होनी चाहिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट। Therefore the date the financial statements are issued can be later than the date of providing auditor's report to the entity। इस तरीके से आंसर कंक्लूड होता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तीनों तरह के पैराग्राफ क्या होते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन, ठीक है। सबसे पहला क्वालिफाइड ओपिनियन, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल बट नॉट परवेसिव। मिसस्टेटमेंट क्या है? मटेरियल है पर परवेसिव नहीं है, तो क्या आएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। तो क्वालिफाइड ओपिनियन कब देंगे? जब ऑडिटर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करके बोलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है लेकिन परवेसिव नहीं, ठीक है। ऑडिटर या फिर ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस है, और जो पॉसिबल इफेक्ट है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो मटेरियल भी है लेकिन परवेसिव नहीं, करेक्ट है। तो ये दो केसेस में क्वालिफाइड ओपिनियन जाता था। एडवर्स ओपिनियन में सिंपल है, आपको एविडेंस मिला और आप बोलते हो कि जो मिसस्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो यहाँ पे हो गया। और डिस्क्लेमर ओपिनियन में आपको एविडेंस ही नहीं मिला और जो पॉसिबल इफेक्ट है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो मटेरियल भी है और परवेसिव। इस तरीके से ये तीनों कंक्लूड होता है। इसको मैंने करीबन आधी घंटा मेरे रेगुलर लेक्चर में आपको समझाया है और लर्न करवाया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर यू डिस्कवर्ड दैट अ फ्रॉड अमाउंटिंग टू ₹5 लाख हैज बीन कमिटेड बाय द कंपनी। व्हाट फ्रॉड को लेके आपकी कानून में रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। क्लॉज नंबर 11 है वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड। कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड हुआ है इस साल में, अगर हाँ तो नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व आपको बता दो, क्या नेचर है फ्रॉड का और क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, पहला सिंपल है। सेकंड, वेदर एनी रिपोर्ट अंडर 143(12) of the companies that has been filed by the auditors in the form ADD4 as prescribed under Rule 13 of Companies Rules with the central government। सेक्शन नंबर 143(12) में बोलता है कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है 1 करोड़ से ज्यादा का, ठीक है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको यही रिपोर्ट करना है कारों में कि क्या कोई रिपोर्ट ADD4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को करी है कंपनी ने इन रिलेशन टू द फ्रॉड, राइट। और थर्ड, वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड व्हिसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या कंपनी में जो भी व्हिसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इस साल आई है क्या ऑडिटर ने उनको कंसीडर किया है, क्योंकि व्हिसल ब्लोअर कंप्लेंट से आपको हो सकता है फ्रॉड मिले, ठीक है। तो ये तीन चीज आपको फ्रॉड के लिए रिपोर्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 हमारा आखिरी क्वेश्चन है जॉइंट ऑडिट को लेके। ASD Limited's business has grown from one state of India to various countries of the world. Since the business has increased manifold, the management decided to appoint joint auditors, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि for which audit work, कौन सा ऐसा ऑडिट वर्क है जिसके लिए जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या है? पहला, द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइड, सिंपल है, जो काम डिवाइड नहीं किया है उसके लिए आप सब रिस्पॉन्सिबल हो, राइट, सिंपल। सेकेंड, डिसीजन टेकन बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स अंडर ऑडिट प्लानिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन, ठीक है। कॉमन एरियाज को लेके जो भी प्लानिंग, कॉमन एरियाज मतलब जो सब लोग मिलकर ऑडिट करने वाले हैं, उसके लिए जो भी प्लानिंग के डिसीजंस हुए हैं उनमें आप सभी लोग रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तीसरा, मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम,
ठीक है, कोई एक मैटर अराइज हुआ और एक जॉइंट ऑडिटर ने सभी जॉइंट ऑडिटर को वो मैटर बताया कि यार मेरे सेक्शन में ना ऐसा सा एक मैटर अराइज हुआ है, और सबने मिलके एक डिसीजन लिया कि ठीक है तू एक काम कर, इसको इस तरीके से रिपोर्ट कर दे। मैटर्स व्हिच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक ने लाया है, एंड देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स ऑन सच मैटर्स, और उन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि इस मैटर्स को कैसे हम लोग डील करेंगे। थर्ड है एग्जामिनिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट्स। ये भी आपका सबका साथ में रिस्पांसिबिलिटी है कि जो कंपनी के एफएस है वो रेलेवेंट स्टैट्यूट को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक 4 रिस्पांसिबिलिटी जॉइंटली सर्वरली जॉइंट ऑडिटर्स क्या है। एक तो उन काम को लेके जो डिवाइड नहीं हुआ है, प्लानिंग डिसीजंस को लेके रिलेटिंग टू कॉमन ऑडिट एरियाज, ऐसे मैटर्स व्हिच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ जॉइंट ऑडिटर बाय एनी वन ऑफ देम, और चौथा एग्जामिनिंग की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंप्लाइंग विद रेलेवेंट स्टैट्यूट। पांचवा क्या है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द एफएस एज रिक्वायर्ड बाय एएफआरएफ, है ना। जो भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एफएस का हुआ है वो एएफआरएफ के हिसाब से हुआ है कि ये भी आपका सबका साथ में रिस्पांसिबिलिटी है। और लास्ट है एंश्योरिंग दैट ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कंप्लाई करते हैं विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अदर रेलेवेंट प्रोनाउंसमेंट इशूड बाय द आईसीए। जो ऑडिट रिपोर्ट है जो फाइनली आप दे रहे हो वो कंप्लाई करती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से वो ऑडिट रिपोर्ट बनी है, रेलेवेंट स्टैट्यूट के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनी है, और जो भी आईसीए ने प्रोनाउंसमेंट्स दिए हैं उसके हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट बनी है। इस तरीके से ये चैप्टर आपका पूरा अच्छे तरीके से मैंने करा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना हो सके इनको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप हेल्प कर सकते हैं, आप जरूर हमारे रेगुलर लेक्चर बाय कर सकते हो। 5500 के लेक्चर ये फिलहाल इस समय पे हम दे रहे हैं, और नोट्स मेरे खुद के सेल्फ ड्राफ्टेड नोट्स है जो मैंने स्टडी मैट से बनाया है। लैंग्वेज को बिल्कुल अल्टर नहीं किया है, सेम टू सेम लैंग्वेज हमारी है, और ये जितनी भी चीज मैंने पढ़ाई है सब आपको हमारे नोट्स में मिलेगी। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है, आप कंपेयर भी कर सकते हो। केवल 65 टू 70 आवर्स में मैंने पूरा ऑडिट लर्न करवाया है आपको, आप जरूर उसको देख सकते हो। चैप्टर 1, 2, 6, 11 मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, चैप्टर 5 का भी मैंने कुछ पार्ट यूट्यूब पे डाला है। इसके अलावा 65 आवर्स के हमारे लेक्चर्स है, और अराउंड 15 से 20 घंटे की हमारी क्वेश्चन बैंक की सीरीज है। इसके लिए टोटल एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर जैसे है कि आप एग्जाम के लिए इसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं।